जय हिंद साथियों, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 15 अगस्त 1947 को विदेशी लोगों से भारत के लोगों को आज़ादी जरूर मिल गई थी, लेकिन अपने देश में ही छुपे हुए महीन जातिवादियों से आज़ादी मिलना अभी काफ़ी सालों तक संभव नहीं है। इसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, अपने अधिकारों को समझना होगा। केवल ब्यूरोक्रेसी या नेताओं को गाली देने से काम नहीं चलने वाला है। हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को समझना भी होगा। वर्तमान समय में जो आधुनिक द्रोणाचार्य बैठे हैं, वो एकलव्य का अंगूठा आज भी काटने को तैयार हैं। हालिया मामला इलाहाबाद में एक राज्य विश्वविद्यालय है, उसको पहले इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता था। फिलहाल उसका नाम है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। यहाँ 15 विषयों के 76 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए, जिनमें प्रोफेसर के 19 पद थे, एसोसिएट प्रोफेसर के 19 पद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के 38 पद थे। इनमें से 8 विषयों के 19 पदों पर रिजल्ट भी निकाल दिया गया। अब इस रिजल्ट में प्रारंभिक तौर पर जो खिलवाड़ दिखता है, वो तो सामान्य भाषा में आदमी समझ सकता है कि 19 में से 12 सवर्ण हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में किसी भी ओबीसी एससी का सिलेक्शन नहीं किया गया, अमूमन नहीं भी होता है। ओबीसी 4 किए गए, एससी 3 किए गए। शिक्षण संस्थानों में बैठे आधुनिक द्रोणाचार्य या गुरुजी लोगों का जातिवाद देखना है, उसके लिए एक सही शब्द है NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। इस पद का सदुपयोग या दुरुपयोग करते हुए ऐसे योग्य अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल करार दे दिया जाता है, जो लोग इनकी एकमात्र माइनस पॉइंट ये होता है कि वो ओबीसी एससी कैटेगरी से आते हैं। इसी एक माइनस पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो वो लोग सारी योग्यता रखते हैं, लेकिन वो माइनस पॉइंट छोड़ा कैसे जाए। भारत में जाति एक सच्चाई है। जिस जाति में आपने जन्म ले लिया, उसके बाद कुछ भी योग्यता हासिल कर लें, किसी भी पद तक, राष्ट्रपति तक पहुंच जाएं, आईएएस बन जाएं, मुख्य सचिव बन जाएं, चीफ सेक्रेटरी बन जाएं, लेकिन जिस जाति में जन्म लिया है, मरने के बाद भी वो जाति नहीं पीछा छोड़ेगी। शमशान घाट पहुंचने के बाद भी तो आखिर उसको छोड़ कैसे सकते हैं। उसी के साथ चलना है तो आपको नॉट फाउंड सुटेबल का तमगा भी झेलना है, इंटरव्यू में अपमान भी झेलना है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट को वहां पर पढ़ के भी सुनाया जाएगा। कोई भी बात बिना सबूतों के नहीं कहता हूं, इसलिए मैं हाल बयां करने जा रहा हूं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में जो 19 लोगों को उन्होंने घोषित किया है कि ये हमारे पदों पर आने के लिए योग्य हैं, जिनको इन्होंने नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया है, उन्हीं की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। हिंदी और संस्कृत विषय का रिजल्ट ये लोग निकाल चुके हैं, लेकिन चूंकि हिंदी और संस्कृत दोनों में डायरेक्ट प्रोफेसर के पद के लिए ओबीसी की पोस्ट निकाली थी। अब ओबीसी की भर्ती तो करनी नहीं थी। स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन लोगों को बुलाया इंटरव्यू देने के लिए, उन लोगों को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हिंदी का इंटरव्यू देने जो 3 लोग आए थे, नेशनल जनमत की टीम ने उन तीनों ही लोगों से बातचीत की। पहला नाम डॉक्टर सियाराम, जो वर्तमान में तिलक महाविद्यालय औरैया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एमए हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, 2-2, 3-3 बार नेट क्वालिफाइड हैं। 5 लोगों को अपने अंडर में पीएचडी करवा चुके हैं। 2001 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हुई थी। 10 साल की सेवा होनी चाहिए प्रोफेसर के लिए, इनकी 19 साल की हो चुकी है। एपीआई अंक 120 होने चाहिए, इनके 500 से ऊपर हैं। एपीआई अंक का मतलब होता है आपके कितने शोध पत्र जारी हो चुके हैं, कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं, मतलब आपका एकेडमिक के अंक जोड़े जाते हैं। 120 होने चाहिए, इनके पास 500 हैं। नियम एक ये भी है सामान्य तौर पर कि कम से कम 1-2 लोगों को आप पीएचडी कराए हुए हों। ये 5 से ज़्यादा लोगों को पीएचडी कराए हुए हैं। इसके बाद भी इंटरव्यू में ये नॉट फाउंड सुटेबल हैं, मतलब कि जो व्यक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा देकर के चयनित है, वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर भी है, उसका इंटरव्यू में बैठे हुए लोग NFS यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल करार दे देते हैं। अगर नॉट फाउंड सुटेबल का खेल किया जा रहा है, उसका मतलब ये है आगे भी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाएगा। उसी तरह की व्यवस्था लागू है जैसे कोलोजियम सिस्टम में है। किसी भी ऐरे गैरे को उठा करके जज बना देते हैं, कहते हैं कि हमारी कमेटी ने तय किया है कि ये जज बनने के योग्य हैं। ना कोई लिखित परीक्षा, ना कोई इंटरव्यू।
दूसरा, हिंदी के प्रोफेसर पद पर जो इंटरव्यू देने पहुंचे थे, राम प्रताप सिंह। उरई में एक डिग्री कॉलेज है, जालौन जिले में डीवीसी डिग्री कॉलेज, वहां पर 2014 से पढ़ा रहे हैं, यानी कि 16 साल हो चुके हैं। एमए हैं, पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं। ये भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुंच गए हैं। इनकी नियुक्ति के बाद 1 साल तक इनको लटकाए रखा गया था, क्योंकि जिस कॉलेज में हुआ था इनका सिलेक्शन डीवीसी से पहले, वो कॉलेज एक खास जाति के लोगों का माना जाता था। जहां पर मैनेजमेंट के कॉलेज होते हैं, वहां पर ज़्यादातर लोगों के साथ ये समस्या आती है कि अगर ओबीसी एससी वर्ग का कोई कैंडिडेट वहां पहुंचता है, उसको ज्वाइन ही नहीं करवाया जाता है। राम प्रताप सिंह इंटर कॉलेज के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, यानी कि माध्यमिक चयन बोर्ड द्वारा इससे पहले भी उनकी नियुक्ति हो चुकी है। एपीआई उनका 300-400 के लगभग है। 3 किताबें लिख चुके हैं, 20-21 रिसर्च पेपर उनके पब्लिश हो चुके हैं, 8 से 10 लेख भी उनके पब्लिश हो चुके हैं। उनके अंडर में 4 से 5 लोग पीएचडी कर रहे हैं। उनके कॉलेज यानी कि डीवीसी की जो हिंदी की पत्रिका छपती थी, उसका वो संपादन भी करते थे। इन सारी चीज़ों को धता बताते हुए राम प्रताप सिंह और डॉक्टर सियाराम से जो सवाल पूछे गए, वो सवाल ये थे कि पहले तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट पढ़ के सुनाया गया, मतलब एक तरीके से उनको अपमानित किया गया। ज़रूरत क्या थी उनके जाति के सर्टिफिकेट को वहाँ पढ़ के सुनाने की? अगर ओबीसी की पोस्ट आपने निकाली है तो ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है, इसी हिसाब से स्वाभाविक है कि वहाँ ओबीसी का कैंडिडेट ही अप्लाई करेगा और वहीं आपके इंटरव्यू बोर्ड में सामने पहुँचेगा, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट पढ़ के सुनाने की ज़रूरत क्या थी? खैर, पढ़ के सुनाया गया, अपमानित किया गया। इसके बाद इन दोनों ही लोगों से सवाल किस तरह के किए गए? आप क्यों एक सीट खाली खराब करने चले आए हैं? आप तो क्रीमी लेयर में आते होंगे, आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितने पैसे मिलते हैं? मैं सवाल करना चाहता हूं कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी से, जो खुद वहां पर मौजूद थी। जाकर के क्रीमी लेयर की परिभाषा और उसका दायरा ठीक ढंग से पढ़ लेना चाहिए। पहली बात तो सैलरी और कृषि आय जुड़ती नहीं है। दूसरी बात, जो इनकम जुड़ती भी है वो माता पिता की जुड़ती है, कैंडिडेट की इनकम नहीं जुड़ती है। संगीता श्रीवास्तव जी को अगर ये पता नहीं है कुलपति के पद पर बैठने के बाद भी, तो ठीक ढंग से पता कर लेना चाहिए। मुझे धिक्कार है उनकी सोच पर। एसोसिएट प्रोफेसर से उसकी सैलरी पूछ रही हो, प्रोफेसर पद के लिए विज्ञापन निकाले हैं, 10 साल का अनुभव मांगा जाता है प्रोफेसर पद में, तो आखिर 10 साल अगर कोई पढ़ा रहा है तो स्वाभाविक है वो कहीं नौकरी कर रहा होगा। उससे इस तरीके के बेतुके सवाल पूछने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को अपमानित करने का था। तीसरे व्यक्ति जो पहुंचे थे उनका नाम है अनुज पटेल। वर्तमान में सुल्तानपुर में गणपत सहाय पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेवल 12 स्टेज 3 के, यानी कि बहुत जल्द ही एसोसिएट प्रोफेसर होने वाले हैं। 11 साल 6 महीने के करीब इनका एक्सपीरियंस हो चुका है। 2009 में इनकी नियुक्ति हुई थी। एमए हैं, डीफिल हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, नेट हैं, जेआरएफ हैं, पीएचडी हैं। एपीआई स्कोर भी इनका 300 से ऊपर है। इसका मतलब ये भी योग्यता रखते हैं। मैंने 3 तरह के कैंडिडेट्स के बारे में आपको बताया। 3 तरह के कैंडिडेट्स में कोई तो होगा जो आपके नॉर्म्स फुलफिल कर रहा हो, लेकिन तब फुलफिल करेगा जब आपकी नीयत ठीक होगी। वरना आपने इन तीनों लोगों को अपमानित भी किया और नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बाहर कर दिया। उसी तरह का उदाहरण सामने आता है संस्कृत में। संस्कृत में प्रोफेसर पद के लिए इंटरव्यू देने आए 3 लोग। तीनों से ही नेशनल जनमत ने बातचीत करने की कोशिश की। डॉक्टर विमलेश यादव जी से हमारी बात हो गई। 2005 में इनकी नियुक्ति हुई थी, यानी कि 15 साल से संस्कृत विषय पढ़ा रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं वर्तमान में। भवंस मेहता पीजी कॉलेज कौशाम्बी में 12 शोध पत्र इनके प्रकाशित हो चुके हैं। एपीआई स्कोर 500 के आसपास है। एमए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डीफिल हैं, 2 बार नेट क्वालिफाइड हैं। इसके बाद भी जिन लोग इंटरव्यू ले रहे थे उनके अनुसार ये नॉट फाउंड सुटेबल हैं। उसी राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत इनका कॉलेज आता है जहां पर इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। फिर भी इनको एनएफएस लगा करके नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया गया। डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता इंटरव्यू देने पहुंचे थे। वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में। एपीआई स्कोर उनका भी 300 से ऊपर है। तीसरे कैंडिडेट पहुंचे थे दीपक सिंह, जो वर्तमान में काशी विद्यापीठ बनारस में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। 10 साल से ऊपर उनकी सेवा हो चुकी है। ये तमाम सारे लोग उनको योग्य नहीं लगते हैं।
तो फिर आखिर स्क्रीनिंग कमेटी ने इनको छांटा ही क्यों था? और आप किस तरह की योग्यता की बात करते हैं? संस्कृत में जिन लोगों की नियुक्तियां की हैं उनके नाम बता देता हूं। प्रोफेसर पद चूंकि ओबीसी के लिए था तो नॉट फाउंड सुटेबल, एनएफएस लगा दिया, किसी को नियुक्त नहीं किया। आगे निश्चित तौर पर उस पोस्ट को बदल करके जनरल करेंगे और सवर्ण भर लेंगे। संस्कृत विषय में ही मनमोहन तिवारी का सिलेक्शन किया इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर। प्रवीण कुमार द्विवेदी का सिलेक्शन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। प्रोफेसर के पद पर किसी का इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पोस्ट ओबीसी के लिए थी, और ओबीसी संस्कृत कैसे पढ़ा सकता है? अब ये सामान्य तौर पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसके पहले उदाहरण है। फिरोज खान, बीएचयू में बवाल मचा, आपने उनको संस्कृत पढ़ाने से रोक दिया। डॉक्टर जितेंद्र यादव, बनारस में ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति होती है। इनके ऊपर आरोप ये लगाए जाते हैं कि अथर्ववेद अहीर कैसे पढ़ा सकता है, उस पर भी हंगामा मचा। शांतिलाल शाल्वी, इनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई। ये भी संस्कृत विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीएचयू में। 3 उदाहरण बताए, एक मुस्लिम, एक ओबीसी, एक एससी। जब आप तीनों लोगों का विरोध कर रहे हैं तो मैं एक सलाह यहां देना चाहता हूं, क्योंकि देवताओं से बात करना होता है और देवता तो केवल संस्कृत भाषा समझते हैं, तो इस भाषा पर अपना एकाधिकार रख लीजिए और यूजीसी से नॉर्म्स बनवा दीजिए कि संस्कृत भाषा में नियुक्तियां केवल ब्राह्मण समाज के लोगों की होंगी, लेकिन उसके लिए अन्य भाषा छोड़ दीजिए। अगर जाति के आधार पर तय कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, अन्य किसी भी विषय में प्रोफेसर बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। अगर जातिवाद कर रहे हैं तो खुलकर करिए और ढंग से करिए। हालांकि ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप मुझे ऐसा कहने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरा खेल समझिए, प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता की नियुक्ति की गई, बैकवर्ड से आते हैं। इनकी नियुक्ति प्राचीन इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर की जाती है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। खेल समझिएगा। और इन्हीं प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता की इसी रिजल्ट में नियुक्ति की जाती है प्रोफेसर पद पर, लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी में यानी कि ओबीसी के खाते में। क्यों की गई? क्योंकि 2 में से 1 पद ये छोड़ देंगे, और जब 1 पद छोड़ देंगे तो अब जब आगे इस खाली पद को विज्ञापित किया जाएगा तो उसको जनरल में रखेंगे, ओबीसी में रखेंगे, एससी में रखेंगे। वो इनकी इस जातिवादी मानसिकता से जाहिर भी होता है। नेशनल जनमत के पास एक दबी जुबान से एक और जानकारी आई है। पॉलिटिकल साइंस में चूंकि प्रोफेसर का पद ओबीसी के खाते में जाना था, यानी कि केवल ओबीसी के लिए निकला था, तो जानकारी ये है कि अभी तक उसके लिए ना स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई और ना सिलेक्शन कमेटी बनाई गई। मतलब कि अभी तक उसका इंटरव्यू घोषित ही नहीं किया गया, क्योंकि वो सीट ओबीसी के खाते में जानी है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद है कि उस सीट को भी ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाएगा। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो 19 रिजल्ट आए हैं उनमें इतनी सारी विसंगतियां हैं कि आगे रिजल्ट कैसे आएंगे वो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। एक नियुक्ति और हुई है फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र विभाग में, डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव जी की। मेरी जानकारी के हिसाब से इनकी उम्र 45 से 50 साल के बीच में है, फिर भी इनकी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कर ली गई है। क्यों की गई है? इसलिए क्योंकि ये कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी के ओएसडी बताए जाते हैं। मतलब कि अपने ओएसडी की नियुक्ति करनी थी तो सिलेक्शन कमेटी ने भी स्वीकार कर लिया, स्क्रीनिंग कमेटी ने भी स्वीकार कर लिया, और ये सिलेक्शन के योग्य हो गए। डॉक्टर अलका मिश्रा की नियुक्ति की गई है, ये भी 45 से 50 साल के बीच की हैं। हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर पर इनकी नियुक्ति की गई है। योग्यता की बात मैं भी मानता हूं कि छात्रों के बीच में पढ़ाने के लिए योग्य कैंडिडेट जाने चाहिए, लेकिन योग्यता की बात वो करे जिसके अंदर जातिवाद ना हो। दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और उच्च शिक्षा के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके लिए योग्यता का पैमाना मैं आपको बता देता हूं। सरकार में आते ही उनको जैसे ही उच्च शिक्षा मंत्री का पद हासिल होता है, उसी समय लगातार कोशिश की जाने लगती है कि सवर्णों को किस तरीके से हम शिक्षा विभाग में और जो संख्या है पहले से बेहतर उसको और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, ओबीसी एससी के लोगों को कैसे रोका जा सके। सबसे पहले फॉर्मूला लाया गया कि डिग्री कॉलेजेस में जो मानदेय शिक्षक हैं उनको परमानेंट किया जाए। नेशनल जनमत ने सवाल उठाया, कई सारे लोगों ने पत्र लिखा, कुछ दिन तक मामला थमा रहा, लेकिन बाद में बैकडोर से चुपके से 618 लोगों को बैकडोर से असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। अगर आपके लिए योग्यता इतनी ही पैमाना रखता है तो उनमें से तकरीबन 150 से 250 लोग ऐसे हैं जिनको आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया है। वो ना नेट क्वालिफाइड हैं, ना पीएचडी क्वालिफाइड हैं, ना ही
जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा परीक्षा होती है वो परीक्षा कभी पास कर पाए। अगर वो लोग परीक्षा पास किए होते तो निश्चित तौर पर उनकी कहीं नियुक्ति हो गई होती। इसका मतलब वो लोग अपनी अयोग्यता की वजह से ही किसी न किसी डिग्री कॉलेज में अपनी मार्कशीट का इस्तेमाल करके पढ़ा रहे थे, लेकिन आपने बैकडोर से उन तमाम सारे लोगों को बिना नेट क्वालिफाइड कराए हुए, बिना किसी उचित एग्जाम तो छोड़िए, इंटरव्यू भी नहीं लिया साहब, और आपने उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। यहाँ आप योग्यता की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा का यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड या बीटीसी करिए, उसके बाद टीईटी पास करिए, फिर सुपर टेट पास करिए, उसके बाद अगर मेरिट में नाम आएगा तो आप प्राइमरी के अध्यापक बन जाएंगे। लेकिन यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए जो आगे चलकर तमाम सारे छात्रों को अपने अंडर में पीएचडी कराएगा, तमाम सारे थीसिस लिखेगा, रिसर्च लिखेगा, दुनिया को राह दिखाएगा, शिक्षाविद के तौर पर जाना जाएगा, और अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में होता है तो वो लोक सेवा आयोग वगैरह के इंटरव्यू के प्रोसेस में भी बैठेगा। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए आप बिना परीक्षाओं के सिलेक्शन करा ले रहे हैं, और वो लोग जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं पास करके आपके यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उनको एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल कह रहे हैं। आपके लिए योग्यता का पैमाना क्या है? सिर्फ जाति है। जहां आपका जातिवाद फिट होता है वहां आपका पैमाना बदल जाता है। जहां आपको ओबीसी एससी के लोगों को मौका देने की बात आती है वहां आपका न्यायिक चरित्र खत्म हो जाता है। निश्चित तौर पर यह जातिवाद देश को खोखला कर रहा है, लेकिन पिछड़ों का जातिवाद अभी इस पैमाने पर नहीं आ पाया है कि वो देश का कुछ बिगाड़ने की स्थिति में हो। इसलिए क्योंकि आज भी सभी प्रमुख पदों पर आप कहते हैं जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, आप कहते हैं कि शिक्षा में भ्रष्टाचार है, आप कहते हैं कि मीडिया में भ्रष्टाचार है, तो यहाँ भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? जब आप ही लोग सब प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं, संपादक से लेकर के प्रोफेसर के पदों पर, कुलपतियों के पद पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जज के पद पर, तो न्यायपालिका से लेकर के मीडिया, कार्यपालिका, विधायिका, यहाँ के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो ज़्यादातर इन पदों पर बैठे हैं, और वो लोग इन्हीं सवर्ण तबके से आते हैं। इनके जाति भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण बता देता हूँ। संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग कमेटी ने 14 लोगों का सिलेक्शन किया, 14, लेकिन उन 14 लोगों में एक भी व्यक्ति इन लोगों को योग्य नज़र नहीं आया। डॉक्टर राजेश कुमार जो वर्तमान में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर प्रतिष्ठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, वो भी कहाँ से? इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप भी उनको मिल चुकी है पढ़ाई करने के दौरान, यानी कि अच्छे स्कॉलर हैं। सोचिए कि जब वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने के लिए इंटरव्यू देने गए होंगे तो वहाँ भी किसी न किसी ने उनका इंटरव्यू लिया होगा। अगर वो अच्छे स्कॉलर नहीं हैं तो पीएचडी उनको किसने करा दी? और अगर पीएचडी करा भी दी तो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? वहाँ सिलेक्शन हो गया, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के योग भी नज़र नहीं आए आपको। उसी तरीके से डॉक्टर लवकुश जो नेट क्वालिफाइड हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, इसके साथ ही साथ टीजीटी पास करके प्रवक्ता हैं फतेहपुर में इंटर कॉलेज में, लेकिन इनको भी एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल करार दे दिया गया। 15 लोगों को बुलाया गया था, 14 लोग इंटरव्यू देने आए, 14 के 14 संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चूंकि एससी वर्ग के लोग थे, नॉट फाउंड सुटेबल। ओबीसी वर्ग का मैं आपको हाल बता चुका हूं। इस पूरे जाति भ्रष्टाचार के लिए अगर प्रारंभिक तौर पर किसी को जिम्मेदार माना जाए तो वो है वहां की कुलपति संगीता श्रीवास्तव। इसलिए खुद वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठी हुई थी और लगातार ओबीसी कैंडिडेट से उल्टे सीधे सवाल करके उनको अपमानित करने का काम कर रही थी। तो लोगों को ये भी जानना चाहिए कि नॉट फाउंड सुटेबल यानी कि ऐसी कौन सी योग्यता संगीता श्रीवास्तव जी चाहती थी, तो उनके बारे में भी जान लीजिए। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाती थीं। इसके बाद उन्होंने अपने परमानेंट होने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस काटजू पहुंचे, मार्कंडेय काटजू, जिनको आप विवादित या चर्चित जस्टिस कह सकते हैं, संगीता श्रीवास्तव के पति वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस हैं, उनके मार्कंडेय काटजू से अच्छे संबंध थे। इसलिए उन्होंने अलग तरह का डिसीजन देते हुए कहा, भले ही सिलेक्शन कमेटी इनको योग्य नहीं मानती है, लेकिन मैं इनको योग्य मानता हूं और इस फैसले को नज़ीर ना बनाया जाए, लेकिन इनको परमानेंट नियुक्ति दे दी जाए। इस तरीके से नियुक्त हुई, गेटिंग सेटिंग के खेल से कुलपति हो गई। अब गेटिंग सेटिंग का खेल करके इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बनने के लिए हाथ पैर मान रही हैं।
ये बातें उन लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो मंदिर का घंटा बजाने की तैयारी में हैं और अपने जाति के नेताओं को गुलामी करते हुए देखते हुए उनको गर्व की अनुभूति होती है। उन लोगों को भी एक खबर देखनी चाहिए जो प्रोफेसर निर्मला मौर्य जैसे लोगों के कुलपति बनने की बधाइयां देते हुए घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर बधाई देनी चाहिए, लेकिन फर्क समझना चाहिए। निर्मला मौर्य जिस वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति अब नियुक्त की गई हैं, उससे पहले वहां पर एक बैकवर्ड ही यानी कि राजा राम यादव कुलपति हुआ करते थे। लेकिन राजा राम यादव के बैकवर्ड होने के बाद भी उनके अंडर बैकवर्ड को लेकर के क्या सोच थी, न्यायिक चरित्र कितना था, ये आप उनसे पहले जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ उनसे पूछ लीजिए। अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में रवि शंकर सिंह पहुंच गए, ये भी बैकवर्ड के हैं, उनके जाति के लोग उनका जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल मनाना चाहिए, कुलपति एक महत्वपूर्ण पद होता है। मैं भी दोनों लोगों को बधाइयाँ देता हूँ। तमाम सारे लोग जो कुलपतियों के पद पर पहुँचते हैं वो सारे लोग बधाई के योग्य हैं, लेकिन इन लोगों से कम ये उम्मीद की जा सकती है, आप भेदभाव बिल्कुल मत करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप जिस विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं वहां ठोक करके ओबीसी एससी भर दीजिए, लेकिन उनको उनका वाजिब हक तो दीजिए, तब तो आपके कुलपति बनने का जश्न मनाया जाए। वरना जैसे तमाम सारे जाति संगठन जाति के लोगों के आईएएस बनाने पर जश्न मनाते हैं, मंत्री होने पर जश्न मनाते हैं, वैसे ही कुलपति होने पर जश्न मना लिया जाएगा, हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने लोगों की परिभाषा जाति और पद से नहीं, उनके कार्य और कर्म से तय करिए। किसी भी जाति का व्यक्ति हो आपके लिए लड़ रहा है, आपके अधिकारों की बात कर रहा है, वो आपका अपना व्यक्ति है। मैं कहता हूं कि योग्यता का पैमाना अगर सेट करना है तो सभी के लिए एक जैसा सेट करिए। ओबीसी एससी के आरक्षण पर आप सवाल उठा देते थे कि इससे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। ईडब्ल्यूएस अभी यूपीएससी के रिजल्ट में देखा जा रहा है कि एससी कैंडिडेट से भी कम अंक आने पर ईडब्ल्यूएस के तहत गरीब सवर्ण का सिलेक्शन कर लिया गया है। अब आपकी योग्यता का पैमाना कहाँ गया? इसलिए मैं कहता हूं योग्यता माय फुट। चलते चलते मैं धन्यवाद दूंगा रामब्रज गौतम जी को, जो पूर्वांचल दलित अधिकार मंच यानी कि पदम के संस्थापक हैं। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा, उनके पत्र लिखने के बाद छोटी सी खबर कहीं समाचार पत्र में छप गई, वहीं दब करके रह जाएगी। इसलिए तमाम सारे लोगों की जिम्मेदारी है जिनकी इस वीडियो को देख करके भुजाएं फड़फड़ा रही हैं, फेसबुक के क्रांतिवीर बनिए, कम से कम फेसबुक के तो बनिए। इस मुद्दे का विरोध करिए, हल्ला मचाइए, पत्र लिखिए, जो कुछ कर सकते हो। मुझे ज्ञान मत दीजिएगा, आपकी क्षमता है तो पीआईएल दाखिल करिए, कोर्ट चली जाइए। जिन कैंडिडेट्स के साथ उन लोगों ने गलत तरीके से व्यवहार किया, बदतमीजी की, उन लोगों को तो निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए। आखिर आगे आने वाले भविष्य का सवाल है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है